हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th क्लास का मैथ। 11th क्लास का मैथ का यह पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सेट्स, यानी हिंदी में बोले तो समूच। यानी हम लोग क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है सेट्स, हिंदी में बोले तो समूच। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि समूच कहते किसको हैं, समूच कितने प्रकार के होते हैं, समूच को किस तरह लिखा जाता है, यानी समूच के बारे में सारा कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद इस पे आधारित जो प्रश्नावली होगा, प्रश्नावली फर्स्ट पॉइंट 1 वो हम लोग बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि समूच क्या है। जैसा कि चैप्टर 1 में हमारा है सेट्स पढ़ना, और सेट्स किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि समूच क्या है, यानी सेट्स क्या है। समूच क्या है? सुपरिभाषित समूच का डिफिनेशन होता है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समूच कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समूच कहा जाता है। अब सुपरिभाषित कहने का मतलब क्या है? इंग्लिश में बोले तो वेल डिफाइंड वस्तुओं के संग्रह को समूच कहते हैं। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब होगा? जैसे हम लोग 2-3 उदाहरण से समझने का कोशिश करेंगे कि सुपरिभाषित क्या है। सुपरिभाषित कहने का मतलब है, जैसे अगर हमें बोला जाता है कि मोटे लड़कों का समूह, मोटे लड़का का समूह से ये डिफाइन नहीं होता है कि किस लड़के की बात हो रही है। मोटाई का कोई एक निश्चित मापदंड नहीं है। कितना मोटा को हम लोग मोटा कहेंगे, ये क्लियर नहीं हो पाता है। अगर वही हम कहते हैं क्लास 11th के बच्चों का समूह, यानी क्लास 11th में जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, सारे बच्चा का एक निश्चित समूह बन करके तैयार होगा। यानी हम जानते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल से मैं समझना चाहता हूँ कि समूच क्या है। जैसे मान लिया जाए, पहला एग्जाम्पल है तेज विद्यार्थियों का समूह। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा तेज विद्यार्थियों का समूह, दूसरा लिखा मोटे विद्यार्थियों का समूह। समूह या संग्रह एक ही बात है। तीसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं सुंदर लड़कियों की समूह। सुंदर लड़कियों का समूह। चौथा एग्जाम्पल लिखता हूं प्राकृत संख्याओं का समूह। पांचवा एग्जाम्पल लिखता हूं पूर्णांक संख्याओं का समूह। देखिए, मैंने 5 एग्जाम्पल लिखा है। पहला एग्जाम्पल लिखा है तेज विद्यार्थियों का समूह, दूसरा एग्जाम्पल लिखा है मोटे विद्यार्थियों का समूह, तीसरा लिखा है सुंदर लड़कियों का समूह, और चौथा लिखा है प्राकृतिक संख्याओं का समूह, पांचवा लिखा है पूर्णांक संख्याओं का समूह। जब मैंने लिखा है तेज विद्यार्थियों का समूह, इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं हो पा रहा है कि किस विद्यार्थी को हम लोग तेज कहेंगे और कौन से विद्यार्थी को तेज हम नहीं कहेंगे। वही हम लिखे हैं मोटे विद्यार्थियों का समूह, यानी इसका मोटाई का क्या मापदंड होगा, कितना मोटा होगा तो उसे हम मोटा कहेंगे। ये भी कोई निश्चित रूप से इसका कोई डिफरेंस, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलती है। तीसरा मैंने लिखा है सुंदर लड़कियों के समूह, यानी कि कोई सुंदर, कितना सुंदर को हम सुंदर कहेंगे, इस समूह को भी हम
निश्चित तौर पे नहीं। मान लीजिए किसी वर्ग में या किसी जगह 50 लड़कियां हैं, उसमें आपसे बोला जाए कि आप 50 लड़कियों में से 10 सुंदर लड़कियों का समूह बनाएं। हो सकता है आप 10 लड़कियों को 10-50 में से किसी और 10 को आपने चुना हो, कोई और चुनेगा तो उस 10 में से कोई और, उस 50 में से 10 कोई और चुनेगा। तो इस तरह से किसी निश्चित समूह पे हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। वही अगर हम कहते हैं प्राकृत संख्याओं का समूह, प्राकृत संख्याओं का समूह कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर समूह बनेगा तो उसमें केवल और केवल क्या होगा, प्राकृत संख्या ही होगा, प्राकृत संख्या होगा। पूर्णांक संख्याओं का समूह यानी कोई भी समूह बनाया जाएगा तो वह भी क्या होगा, पूर्णांक संख्याओं का ही समूह होगा। यानी ये दो, इसमें क्या होगा, समुच्चय के रूप में अगर हमें लिखा जाए तो ये प्राकृत संख्याओं का समूह एक समुच्चय होगा, ये क्या होगा, समुच्चय होगा। और पूर्णांक संख्याओं का समूह भी क्या होगा, समुच्चय होगा। बाकी तेज विद्यार्थियों का समूह, मोटे विद्यार्थियों का समूह, सुंदर लड़कियों का समूह जो है समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने, समुच्चय किसे कहते हैं। तो परिभाषित वस्तुओं, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी वैसे वस्तुओं जिसका एक निश्चित परिभाषा हो, निश्चित मापदंड हो। जैसे हम बोलते हैं 10 भारतीय सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का समूह। अब हमारे लिए हो सकता है सचिन तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ है, आपके लिए सुनील गावस्कर सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, या फिर सौरव गांगुली सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। यानी इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं हो पाता है कि कितना सफल को हम सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है। यानी यह एक समुच्चय नहीं होगा। या फिर वही हम कहें कि 10 भारतीय क्रिकेटर जिसका नाम एस से शुरू होता है, वैसे क्रिकेटरों का समूह। तो ये क्या है, निश्चित रूप से ये क्लियर हो जाएगा। एस से सचिन का नाम शुरू हो रहा है, एस से सुनील गावस्कर का नाम शुरू हो रहा है, एस से सौरव गांगुली का नाम शुरू हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, एक निश्चित मापदंड आ गया है कि एस से शुरू होने वाले क्रिकेटरों का समूह हमें बनाना है। यानी इस समूह को हम लोग समुच्चय कहेंगे। लेकिन वही हम कहते हैं कि 10 क्रिकेटरों का समूह, 10 भारतीय क्रिकेटरों का समूह, 10 भारतीय सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का समूह, तो वैसे में हमारा ये समुच्चय नहीं बन पाता है। तो आप समझ गए कि समुच्चय है क्या। समुच्चय क्या है, समुच्चय वैसे वस्तुओं का वैसे सुपरिभाषित वस्तुओं को समूह को समुच्चय कहते हैं जिसका एक निश्चित परिभाषा होता हो। चलिए, अब समुच्चय 2 प्रकार का होता है। समुच्चय जो है 2 प्रकार से लिखा जाता है। समुच्चय 2 प्रकार से लिखा जाता है। पहला है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, या इसको हिंदी में बोले तो बोल सकते हो सारणी विधि। और दूसरा है बिल्डर फॉर्म। यानी इसको बोले निर्माण विधि, हिंदी में बोलेंगे निर्माण विधि। सबसे पहले हम लोग जब भी समुच्चय को लिखेंगे, समुच्चय को लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, और समुच्चय के अवयव को हम लोग लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर में। जब भी हम लोग समुच्चय लिखते हैं तो समुच्चय को मंझली कोष्ठ में लिखते हैं, समुच्चय के अवयवों को मंझली कोष्ठ में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ए का
समूच ए बी सी डी ई, यानी समूच के अवयव को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे छोटे लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और समूच को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर के रूप में लिखा जाता है। अब हम लोग रोस्टर विधि में कैसे लिखते हैं और बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसके बारे में समझेंगे। रोस्टर विधि जो ये मैंने लिखा है, ये रोस्टर विधि लिखने का तरीका है। रोस्टर विधि में क्या करते हैं, डायरेक्ट अवयव को लिखा जाता है, जबकि बिल्डर विधि में क्या करते हैं, बिल्डर विधि में क्या करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के किसी चर के रूप में, चर के रूप में लिखते हैं और उसको मंझली कोष्ठ से बंद कर देते हैं, बराबर देते हैं। मान लीजिए इसी को अगर हम लोग रोस्टर विधि में लिखेंगे, निर्माण विधि में लिखेंगे, तो निर्माण विधि में लिखने का तरीका होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का छोटे लेटर का समूह, छोटे अक्षरों का समूह, का समूह, ये निर्माण विधि का लिखने का तरीका है और ये रोस्टर विधि लिखने का तरीका है। और क्या है, हम लोग समूच को जब भी लिखते हैं तो समूच के अवयवों को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लिखते हैं, मान लिया जाए कि हम टेबल का एक समूच बनाते हैं, TABLE, टेबल। टेबल में तो आता ही नहीं है रिपीट सर। मान लीजिए एक स्कूल का हम समूह बनाते हैं, स्कूल में जो लेटर यूज हुआ है उस लेटर का एक समूच बनाते हैं। मान लीजिए इसका समूच ये है, तो इसको ऐसे लिखेंगे SCHOL, यानी यहाँ पे ओ क्या हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन हम लोग ओ को 2 बार नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। यानी समूच का जो अवयव होता है, एलिमेंट होता है, वो उसका रिपीटेशन नहीं किया जाता है। समझ में आ रही बात। तो समूच क्या है, समूच एक सुपरिभाषित वस्तुओं को समूह को समूच कहते हैं। समूच को लिखने का 2 तरीका है, पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, हम लोग सीधे लिखते हैं। जैसे मान लिया ए के मान ली प्राकृतिक संख्याओं का समूह, मान ली प्राकृतिक संख्याओं के समूह को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दें। एक 2 3 4 5 अप टू 7, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इस प्राकृतिक संख्या को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 अप टू 7। वही अगर हम बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कहने का मतलब है कि सारणी विधि, और बिल्डर फॉर्म कहने का मतलब है निर्माण विधि। निर्माण विधि। बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, किसी चर को, चर सच डेट, चर बराबर 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ सीधे लिख देंगे प्राकृतिक संख्या। ये क्या है लिखने का तरीका, ये जो बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्या किया जाता है, डायरेक्ट डिजिट लिखा जाता है, जबकि बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा जाता है, समूच के अवयवों का जो गुण होता है, जो संबंध होता है, जिसके जो परिभाषित करता है, उसे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 क्या था, एक प्राकृतिक संख्या का समूह था, तो हम लोग डायरेक्ट प्राकृतिक संख्या लिख दिया। समझ में आ रही बात।
तो ये बिल्डर फॉर्म हो गया और ये रोस्टर फॉर्म हो गया। हम लोग जाने कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। बिल्डर फॉर्म को एक दो नाम और है, रूल फॉर्म, गुण विधि, और इसे सिंबॉलिक विधि भी बोलते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म भी, सिंबॉलिक फॉर्म भी, सांकेतिक विधि भी सेम चीज़ है। रूल फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म और बिल्डर फॉर्म तीनों क्या है, एक सेम चीज़ है। यानी निर्माण विधि, गुण विधि और सिंबॉलिक विधि, सिंबॉलिक यानी संकेतिक या तुलनात्मक विधि, तीनों क्या है, एक ही नाम है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग जाने कि समूच क्या है। तो समूच सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समूच कहते हैं। समूच को दो तरीके से लिखा जाता है। पहला रोस्टर विधि, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा बिल्डर फॉर्म। समझ में आ गई बात। अब हम लोग आते हैं समूच से बनने वाली प्रश्नावली को हम लोग बनाते हैं। प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक का जो प्रश्नावली 1.1 है उसको हम लोग बनाएंगे बुक से। अब आइए, कहता है एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 1.1 कहता है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर को औचित्य बताइए। पहला है प्रश्न संख्या पहला का पहला है, कहता है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब देखिए, जे से कौन कौन सा अक्षर, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष का सही महीना क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा जनवरी, दूसरा होगा जाएगा जून, तीसरा हो जाएगा जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी ये 3 मंथ है जो जे से शुरू होगा, जनवरी, जून और जुलाई। यानी ये क्लियर है कि इसका समूच क्या हो जाएगा, जनवरी, जून, जुलाई। यानी ये क्या होगा, समूच का निर्माण करेगी। यानी पहला क्या हो जाएगा, समूच है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, समूच है। समुच्चय है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा कहता है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समूह। अब देखिए ये क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समूह। अब 10 प्रतिभाशाली आप किसको मानेंगे, आपके लिए कोई और 10 प्रतिभाशाली हो सकता है, मेरे लिए कोई और हो सकता है। इसका कोई मापदंड क्लियर नहीं हो पाता है। यानी हम कह सकते हैं कि दिए गए जो कथन जो दिया गया है वह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समूच नहीं होगा, यानी दूसरा नहीं होगा। तीसरा कहता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब कह रहा है विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अभी मैं बताया
कि आपके लिए हो सकता है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कोई और हो, हमारे लिए कोई और हो। अगर हम गिनती शुरू करेंगे तो हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर से शुरू करें, आप हो सकता है ब्रायन लारा से शुरू करेंगे, कोई और गिनना शुरू करेंगे, हो सकता है मैथ्यू हेडन से या रिंकी पॉन्टिंग से या स्टीवा से या सुनील गावस्कर से गिनना शुरू करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये भी कोई वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए यह भी समूच नहीं होगा। समूच क्या है? समूच सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है, उसे हम लोग समूच कहते हैं। अच्छा, चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए चौथा कह रहा है, तीसरा क्या हो गया? तीसरा समूच नहीं हुआ, दूसरा भी समूच नहीं हुआ, पहला भी समूच नहीं हुआ, वही चौथा क्या हो जाएगा? चौथा कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का समूह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का समूह। अच्छा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का समूह। मान ली जाए किसी कक्षा की बात हो रही है, मान ली कक्षा 10 की बात हो रही है। 10 में 100 विद्यार्थी हैं, उसमें से 60 बालक है और 40 बालिका है। यानी क्या हो गया? आपकी कक्षा के सभी बालकों का समूह, यानी जिस कक्षा की बात हो रही है उस कक्षा में जितने भी बालक होंगे वो सभी का समूह। ये क्या है? आपका सुपरिभाषित है, यानी कहने का मतलब ये क्या होगा? समूच होगा, समूच होगा। क्लियर है? उसके बाद है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, 100 से कम सभी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 अप टू 99। यानी ये भी क्या होगा? एक समूच का निर्माण करेगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है? एक निश्चित तौर पे बताया गया है कि 100 से कम, तो 100 से कम क्या होगा? 1 से 99 तक जो संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी, जो 100 से कम होगी। उसके बाद कह रहा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद्र ने एक निश्चित तौर पे उपन्यास लिखे हैं, मान लीजिए 100 लिखे होंगे, 50 लिखे होंगे या 20 लिखे होंगे। जो भी उपन्यास उन्होंने लिखा है उन सभी का समूह क्या होगा? एक समूच का निर्माण करेगा, क्योंकि उनके द्वारा उपन्यास लिखे गए का समूच बनाना है हमें। अगर वही रहता कि भारत के साहित्यकारों द्वारा लिखे गए साहित्य का समूच, तो ये कभी क्लियर नहीं हो पाता कि भारत के कितने साहित्यकार की बात हो रही है। उसके बाद है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक, यानी समपूर्णांक सभी क्या हो गया? 2 4 6 8 अप टू 100। ये भी क्या होगा? एक समूच का निर्माण करेगा, यानी ये कैमा है? छठ सतमा है। अच्छा, उसके बाद है 8वां इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अच्छा, इस जो भी अध्याय आप शुरू करते हैं उसमें निश्चित प्रश्न होते हैं, 10 5 20 25 जो भी हो, एक निश्चित तौर पे प्रश्न होते हैं, यानी इसका यह भी क्या होगा? एक समूच का निर्माण करेगी। उसके बाद है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यह समूच नहीं होगा, क्योंकि विश्व का कौन सा जानवर कितना खतरनाक है ये क्लियर डिफाइन नहीं किया हुआ है। किस जानवर की बात किया जा रहा है ये भी क्लियर नहीं डिफाइन किया गया है। तो चलिए, क्वेश्चन संख्या फर्स्ट के लिए कौन कौन समूच का निर्माण करेगा? तो पहला निर्माण करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा नहीं करेगा, चौथा करेगा, पांचवा करेगा, छठा करेगा, सातवां करेगा और 8वां करेगा। यानी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह क्या होगा? समूच का निर्माण करेगी। उसके बाद आपका कौन सा करेगा?
आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह भी समूच का निर्माण करेगी। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह भी समूच का निर्माण करेगी। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह भी समूच का निर्माण करेगी। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह भी समूच का निर्माण करेगी। साथ ही इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह भी समूच का निर्माण करेगा। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.1 का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 है। कहता मान लीजिए ए का एक समूच दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। कहता रिक्त स्थानों को उपयुक्त प्रतीक अथवा उपयुक्त प्रतीक से भरिए। पहला है 5 डॉट डॉट है, दूसरा है 8 डॉट डॉट, तीसरा है 0 डॉट डॉट, चौथा है 4 डॉट डॉट ए, पाँचवा है 2 डॉट डॉट ए और छठा है 10 डॉट डॉट ए। आपको भरना क्या है? कह रहा है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक आपको दिया हुआ है, बिलोंग अथवा नोट बिलोंग भरिए। अब ध्यान दीजिए, एक समूच आपको दिया हुआ है, ए बराबर क्या है 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, यानी इसको बोलते हैं, ये जो प्रतीक है इसको बोलते हैं बिलोंग और इसको बोलते हैं नोट बिलोंग। यानी 5 समूच ए का मेंबर है तो 5 समूच ए का मेंबर है, इसलिए क्या लिखा जाएगा 5 बिलोंग टू समूच ए। 8 समूच ए का मेंबर है, 8 समूच के ए का मेंबर नहीं है, इसलिए क्या लिखा जाएगा 8 नोट बिलोंग टू ए। 0 समूच ए का मेंबर है, 0 समूच ए का मेंबर नहीं है, इसलिए इसमें क्या भरा जाएगा 0 नोट बिलोंग टू समूच ए। 4 समूच ए का मेंबर है, 4 समूच ए का मेंबर है, इसलिए यहाँ भरा जाएगा 4 बिलोंग टू ए। यहाँ क्या है 2 समूच ए का मेंबर है, बिल्कुल है, यानी यहाँ क्या भराएगा जाएगा 2 बिलोंग टू ए। 10 समूच ए का अवयव है, यानी समूच ए का अवयव नहीं है, इसलिए क्या भरा जाएगा 10 नोट बिलोंग टू समूच ए। यानी ये क्या है, अगर समूच का अवयव है तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, अगर समूच का अवयव नहीं है तो इसको लिखेंगे इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं बिलोंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोट बिलोंग। क्लियर है? अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित समूचों को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए अभी मैंने बताया था कि 2 रूप है, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट, जैसे ए बराबर 1 2
3 4 5 ये रोस्टर फॉर्म हो गया। और बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? बिल्डर फॉर्म में एक चर से लिखते हैं या तिरछी लाइन लगा देते हैं, फिर चर लिखते हैं, फिर बराबर लिखते हैं, और उसके बाद जो रोस्टर फॉर्म में अवयवों के बीच में रिलेशन होता है उसके रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लिखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 5 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ लिख दिया प्राकृतिक संख्या, या लिख दिया 6 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। 6 से छोटी सभी प्राकृत संख्या, 6 से छोटी 5 तक है, और इसको पोस्ट में बंद कर दिया। तो ये जो लिखने का तरीका क्या है? ये बिल्डर फॉर्म है, और ये लिखने का तरीका क्या है? रोस्टर फॉर्म है। बिल्डर फॉर्म में एक और तरीका है, एक सच दैट एस बराबर 6 से, फिर सेम चीज़ लिख देना है। ये भी तरीका है, या तो आप तिरछी लाइन लगा दीजिए या सच दैट के लिए कॉलम लिख दीजिए। समझ आ रही की बात? कॉलम लगा दीजिए। तो आइए प्रश्न संख्या 3 करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न संख्या 3 कहता निम्नलिखित समुच्चयों के रोस्टर पर रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों का रोस्टर रूप में लिखिए। पहला है ए बराबर एक सच डेट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है एक्स और एक से बड़ा है 7। देखिए ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये आपको लिखा हुआ है बिल्डर फॉर्म में। आपको किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी सारणी विधि में लिखना है। किस हिंदी में बोले तो सारणी विधि। कैसे लिखेंगे सारणी विधि में? ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है एक्स जो है एक पूर्णांक है और -3 से एक्स क्या है? बड़ा है। -3 से एक्स बड़ा है और एक्स से बड़ा 7 है। -3 से एक्स बड़ा है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? ध्यान दीजिए, 0 1 2 3 4 5 अप टू 7 ये धन पूर्णांक होता है, और 0 के पहले वाला क्या होता है? ऋण पूर्णांक होता है। ये क्या है? ऋण पूर्णांक, और ये क्या है? धन पूर्णांक। समझ आ रही बात? तो कह रहा है -3 से बड़ा, तो -3 के बड़ा देखिए यहाँ से होगा -2 -1 0 1 2 3 और 5 6 तक हो जाएगा। 7 से छोटा एक्स क्या है? एक्स से बड़ा 7 है, यानी ये कहाँ तक होगा? 6 तक होगा। यानी आपका रोस्टर विधि में यह क्या हो जाएगा? रोस्टर विधि में ए बराबर क्या हो जाएगा? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया? रोस्टर विधि। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ क्लियर किया हुआ है कि एक्स क्या है? -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा हो गया, और 7 से छोटा है, 7 से छोटा हो गया। क्लियर हो गया? यानी ये क्या था? 3 का पहला था। अब 3 का दूसरा क्या है? 3 का दूसरा कह रहा है कि b जो है, b एक सच डैश एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। कह रहा है b जो है, b बराबर जो है एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। देखिए ये आपका मंझली कोष्ठ है। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है? रोस्टर विधि में लिखना है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या,